और टाइमिंग तो वैसा ही रहेगा बेटा, 2 बजे तक का, 1:30 से 2 बजे तक के लिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर दिया। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं, हमको एसिडिटी की बात करनी है, लेकिन एसिडिटी के पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में। क्यों? क्योंकि वो हमको एसिडिटी में यूज करना पड़ता है। तो अपन देखते हैं कार्बेनाइन क्या होता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा है क्या बच्चों? आ रही है आवाज? क्लियर है? चलिए, तो कार्बेनाइन पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कार्बेनाइन होता क्या है बच्चों? कार्बेनाइन है कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, दिस इज नोन एज कार्बेनाइन, है ना। अब दिस कार्बेनाइन इज sp3 हाइब्रिडाइज, इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, तो कभी हमसे कोई पूछे तो हम बोल देंगे इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिच। और यहां पर क्या होता है, इस कार्बन के पास में क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, अब सोचिए जिसका ऑक्टेट पूरा है, अगर हम उसको और इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे, अगर हम उसको और इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे तो क्या होगा, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि हमने जब कैटायन की बात की थी तो कैटायन में हमने क्या बोला था कि देने वाला उसको अच्छा लगता है क्योंकि वो डेफिशिएंट है, यहां पर इससे इलेक्ट्रॉन लेने वाला इसको ज्यादा अच्छा लगेगा, तो क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी कम करेंगे, रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और जहां तक हाइपर कॉन्जुगेशन की बात है वो तो होता ही नहीं, यहां पे एनायन में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। तो अब हम एनायन को पहले समझ लें, फिर उसका यूज करेंगे हम एसिडिटी में, इसलिए हम एनायन की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं एक CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH CH3 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, इन तीनों में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताइए मुझे, तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा? यस, गुड। चलिए, तो यहां पर जो थर्ड एग्जांपल है हमारा, इसके अंदर तो हम लोग देख रहे हैं कि रेजोनेंस है, रेजोनेंस कॉजेस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, 3। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो CH3 है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। भाई कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, ऑलरेडी उसका ऑक्टेट पूरा है, और ऊपर से हम उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, अगर इलेक्ट्रॉन उसके तरफ आते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ाता है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ाते हो तो स्टेबिलिटी घटाते हो। तो आप ये चीज अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा 3, 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। एक और बात, अगर मान लीजिए मेरे पास में, देखो ये कार्बेनाइन है, लेकिन मैं एक जनरल एनायन की बात करूं, मान लो मैंने बोला एनायन, नॉट कार्बेनाइन,
अगर मैं एनायन की बात करूं तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा? तो एनायन के केस में जनरली हम क्या बोलते हैं कि जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। जैसे अगर हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं, अगले एग्जांपल में मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास में CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब आप बताइए यहां पर स्टेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो क्या होगा? यहां भी कार्बन आयन है बट दीज कार्बन्स आर हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। हमने ये बोला था पिछली क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा हमने पिछली क्लास में बोला था। तो बताइए एस कैरेक्टर किसमें हाईएस्ट है? एस कैरेक्टर विल बी हाईएस्ट इन थर्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें ज्यादा होगी? थर्ड वाले में ज्यादा होगी। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज को उतना ही पसंद करता है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा पसंद करने वाला कौन है? सबसे ज्यादा पसंद करने वाला ये थर्ड वाला है, क्योंकि दिस इज हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 50% s कैरेक्टर। तो दिस इज मोस्ट स्टेबल देन दिस देन दिस। तो यहां पर sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बात हो रही है। ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। तो sp में क्या बोलते हैं हम लोग? 50% s कैरेक्टर। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी कि हम यहां पर क्या देख रहे हैं। एक और बात कर लेता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास में बेंजाइलिक कार्बन आयन है, बेंजीन के पड़ोस को बोलते हैं बेंजाइलिक। ये मैंने लिया, यहां मैंने लगा दिया एक ग्रुप और एक ग्रुप मैंने ये लगा दिया। इन तीनों में कंपेयर करके बताइए, तीनों के अंदर रेजोनेंस तो होगा बिकॉज कार्बन आयन इज बेंजाइलिक, तो दे विल इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। लेकिन बेंजीन के साथ रेजोनेंस जो है उसको फर्क पड़ता है ग्रुप की प्रेजेंस के कारण। गुड, बहुत बढ़िया। कुछ गलत भी जा रहे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैं देख रहा हूं कि वो सही जा रहे हैं। चलिए इधर आइए, इसके अंदर बेंजीन के साथ रेजोनेंस है, इसमें भी बेंजीन से, इसमें भी बेंजीन से रेजोनेंस है। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है आपका, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये जब इधर रेजोनेंस करेगा मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रिंग इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो अगर माइनस चार्ज को आप खींच लेते हो रेजोनेंस में, मतलब इस कार्बन पे जो नेगेटिव है वो आपका खत्म हो जाएगा। देखिए आप ये मत समझिएगा कि माइनस चार्ज खत्म हो गया तो मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 6 से कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता बच्चों। इसलिए मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना के बता रहा हूं। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते देखो, CO के इलेक्ट्रॉन O के तरफ जाएंगे, C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इसके साथ रेजोनेंस करेगा, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इसके साथ रेजोनेंस करेगा। तो इस कार्बन के पास में अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। जब ये रेजोनेंस कर लेगा, जब इसका आप रेजोनेंस लिख दोगे, इसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, इधर ध्यान देना। इस O पे माइनस आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा। तो इस कार्बन के ऊपर का जो माइनस चार्ज है वो खत्म हो गया।
ये मेरे पास में जो कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन रेजोनेंस में गया, तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद में आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन था नेगेटिव चार्ज खत्म होने के कारण वो खत्म हो गया। तो विड्रॉइंग ग्रुप कैसे स्टेबिलिटी बढ़ाता समझ में आया कि वो उस माइनस चार्ज को डीलोकलाइज कर देगा, और माइनस चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतना वो रेजोनेंस में ज्यादा अच्छे से जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहां क्या हो रहा है, यहां पर ये देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब सोचिए इस कार्बन पे ऑलरेडी माइनस है, और ऊपर से ये स्ट्रक्चर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कार्बन को, CH2 को। अब CH2 पे क्योंकि पहले से माइनस चार्ज है और उसको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो फाइनली क्या हो जाएगा, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, थर्ड वाले की। इसमें ना लेना ना देना, तो इससे तो बेटर ही होगा ये, और इसमें डोनेटिंग ग्रुप है तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्टेबिलिटी का ट्रेंड देखते हैं। अब हम लोग आते हैं यहां पर, थोड़ा सा पीडीएफ जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं हम लोग बच्चों। ये हमारी स्टेबिलिटी की पीडीएफ है, इसमें आप पहला दूसरा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे। पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपका आंसर जल्दी से बता दीजिए। यस। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, तो इस स्ट्रक्चर में हमको दिख रहा है कि यहां पर इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी को इंडक्टिव से ज्यादा बढ़ाता है, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे फर्स्ट वाले में इंडक्टिव इफेक्ट है, सेकंड वाले में रेजोनेंस है, सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी। अब इसमें आते हैं, इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन आप देखेंगे ये 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री, और ये मिथाइल। तो सीधी सी बात है कि इसका आपको क्या लगेगा, इसका आपको प्लस आई लगेगा। यहां पर दो ग्रुप है जो प्लस आई लगा रहे हैं, यहां पर 3 ग्रुप है जो प्लस आई लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जैसे जैसे हम लोग प्लस आई ग्रुप बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। प्लस आई स्टेबिलिटी को कम करता है क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। चलिए अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट। तो ये दोनों आप लोगों ने देख लिया है, मैं यहां से दोनों को हटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एक मिनट। तो अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम इसमें यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि किस किस में रेजोनेंस है। सबसे पहले वो देखना है, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, फिर उसके बाद में हमको यह देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो उसको किस प्रकार से चेंज कर रहा है। यस, क्या आ रहा है, 2 1 4 3। देखते चलो, इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, इन दो में रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है। लेकिन इसमें रेजोनेंस के साथ में अगर मैं इस कार्बन पे बात करूं तो इसका प्लस आई है,
और इसका भी प्लस आई है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक ही प्लस आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस आई स्टेबिलिटी कम करता है, तो 2 की स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा हुई और दोनों में रेजोनेंस है। यहां रेजोनेंस, लेकिन इसकी डिग्री क्या है 2 है और इसकी डिग्री क्या है 1 है। तो आपको पता है कि जब डिग्री बढ़ती है इसका मतलब रेजोनेंस, सॉरी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो ये 4 और ये 3। ठीक है, चलिए इसके नीचे वाले में आते हैं। ये आपका ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये आपका ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और रेजोनेंस भी करेगा। ये इसका हम रेजोनेंस बना सकते हैं कैसे, एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ CH2 माइनस, ऐसा रेजोनेंस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो, मैं इसको हटाऊंगा यहां से। थर्ड वाले में यहां पर रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस है, लेकिन यहां पर जो रेजोनेंस है उसके बाद में इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है। तो 3 डिग्री होने के कारण इसका प्लस आई भी लग रहा है। यहां पे कम प्लस आई है, यहां पे ज्यादा प्लस आई है। रेजोनेंस तो दोनों में है, तो रेजोनेंस तो दोनों का कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें भी और इसमें भी, तो वो तो बराबर हो गया। लेकिन यहां पे प्लस आई ज्यादा है या प्लस आई कम है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो जहां तक मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 का लग रहा है, ये अभी मैंने आपको बता दिया है, तो 5 तो ऑलरेडी आपका हो गया अभी क्लास में। इट इज sp हाइब्रिडाइज, ये sp हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और ये एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा फिर से कर लेते हैं। ये हमारा sp हाइब्रिडाइज, ये हमारा sp2 और ये sp3, ये अभी समझाया था मैंने। तो ये क्वेश्चन तो हमारा अभी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, क्या हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर? 3 डिग्री वाला सबसे कम होगा। चलिए, तो यहां पर 1, 3 एंड 2। एक बच्चा पूछ रहा है कि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैसा होता है। यार भैया, जो अपन ने अभी तक सीखा है उसके हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्लस आई है और साथ में प्लस H भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो प्लस आई और प्लस H का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलिए, देन इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताइए। चलिए, स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या क्या चीजों पर ध्यान देना था? रेजोनेंस। अब इन सब में रेजोनेंस किसमें है? तो सी वाले में रेजोनेंस है, बाकी किसी में भी रेजोनेंस नहीं है। डिग्री के हिसाब से बात करें तो इसकी डिग्री 1 है, ये आपका प्लस आई। यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी भी डिग्री 1 है, लेकिन इसका प्लस आई ज्यादा है क्योंकि ये 3 डिग्री ग्रुप है, टर्शियरी ग्रुप है। तो टर्शियरी ग्रुप जो होता है उसका प्लस आई ज्यादा होता है और यहां पर प्लस आई नहीं है। तो अब देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका सी हो गया क्योंकि उसमें रेजोनेंस है।
बाकी में अपन सी प्लस आई की बात करेंगे। सबसे कम प्लस आई जो है वो डी वाले में है, क्योंकि उसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, ओनली हाइड्रोजन है। उसके बाद में आप देखेंगे इन दोनों में इसका प्लस आई ज्यादा है, इसका मतलब फिर स्टेबिलिटी ए की ज्यादा होगी, और फाइनली आपके पास में आ जाएगा बी। तो ये हमने कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को देखना सीख लिया। अब ये जो स्टेबिलिटी हमने देखी है ना, इसी से हम लोग एसिडिटी की बात करते हैं। तो ये हमारा जो पीडीएफ था वो पीडीएफ आई थिंक हो गया है। एक दो एग्जांपल और बचे, उनको जल्दी से खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए गुड। चलिए, ये हमारे पास में देखिए क्या है। सबसे पहली चीज तो ये कि अभी आप यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये एग्जांपल्स आपके पास में है। आपको लगता है कि यार हमने जब क्वेश्चन किए हैं क्लास में और हमको थोड़ी सी दिक्कत है, इन एग्जांपल को आप फिर से सॉल्व करिए। जो भी आपके LNE सॉल्यूशन के जो टीचर्स हैं आप उनको भेजिए, उनसे आप लोग जो है एक बार और डिस्कस करिए। आ रही बात समझ में? तो जिसको लगता है कि मुझे बिल्कुल ही दिक्कत आ रही है तो आपको फिर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लोन पेयर देखना नहीं आता है, पी ऑर्बिटल देखना नहीं आता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग। तो यार बच्चों, इतना बेसिकली आप सोचो कि मैं केमिकल बॉन्डिंग यहां पे नहीं पढ़ा सकता। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे काम करना पड़ेगा। सिक्स का ऑर्डर गलत लिखा है। देखते हैं भाई कौन बच्चा है 6 का ऑर्डर गलत लिखा है। क्यों 6 का ऑर्डर क्या गलत लिखा है? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो स्टेबिलिटी में 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। क्यों भाई आदित्य, कैसे गलत हुआ? ये यही तो ऑर्डर लिखा है। चलिए, एक्चुअल में क्या है, आप लोगों की जितनी बातें हम लोग सुनते हैं, आप लोग टाइम को उतना ही ज्यादा किल करते हो। एक्चुअल में ये आपका टाइम नहीं, दूसरे बच्चों का टाइम किल होता है बेटा। यस, इसमें देखिए अब अपन देखते हैं इसमें रेजोनेंस किस किस के पास है। तो मुझे बताइए इसमें रेजोनेंस किसमें नहीं है? चलो अपन तो ये बात करते हैं, इसमें किसमें रेजोनेंस नहीं है? डी में रेजोनेंस नहीं है, ए में रेजोनेंस नहीं है, कुछ बोल रहे हैं ए बी डी में नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, एक ने तो सभी लिख दिया एबीसीडी में ही नहीं है। सही जा रहे हैं बच्चों। तो इधर ध्यान दो भैया, कार्बन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। उत्कर्ष, हाइपर कॉन्जुगेशन कैटायन और रेडिकल में होता है, एनायन में नहीं होता हाइपर कॉन्जुगेशन। इस टाइप की ब्लेंडर मिस्टेक मत करो बेटा। इधर ध्यान दीजिए, इसके अंदर इसका रेजोनेंस होता है। अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था। जहां तक इसकी बात करेंगे हम, इसके अंदर भी रेजोनेंस है। CH2 माइनस, ये स्ट्रक्चर क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। ये इधर जाएगा, खाली ऑर्बिटल क्रिएट होगा, वो इससे रेजोनेंस करेगा। इसके अंदर अब देखिए यहां एक छोटा सा लफड़ा है, इसके अंदर एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो क्लोरीन में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। आ रही बात समझ में? क्लोरीन के अंदर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है। अब डी ऑर्बिटल रेजोनेंस अगर मान लो हो रहा है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं ये इस वाले की, तो ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, ये तो प्योर रेजोनेंस है, और यहां पर भी प्योर रेजोनेंस है। इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस।
अब रेजोनेंस नहीं है और हाइपर कॉन्जुगेशन तो कार्बन आयन में होता नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो CH3 है इसका प्लस आई है। अब प्लस आई क्या करता है, स्टेबिलिटी को कम करता है। आ रही बात समझ में, प्लस आई स्टेबिलिटी को कम करता है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस, रेजोनेंस और रेजोनेंस, लेकिन एक बात बताओ यार, ये स्ट्रांगली विड्रॉइंग है क्योंकि NO2 का जो रेजोनेटिंग पावर है वो ज्यादा अच्छा है कार्बन नाइट्रोजन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड बनेगा, C सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आएगा B, Cl का रेजोनेंस डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है लेकिन पुअर है, पर इससे तो बेटर है क्योंकि वो रेजोनेंस तो कर रहा है। तो इसका मतलब फिर आएगा A और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे D की। तो NO2 बहुत अच्छे से रेजोनेंस करता है, NO2 का विड्रॉइंग पावर ज्यादा अच्छा है। अपन तो माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से देख लो ना, उसे जल्दी हो जाएगा बेटा, ऐसा नहीं होता है। जहां रेजोनेंस होता है वहां रेजोनेंस लगाना पड़ता है। किसी क्वेश्चन में अगर माइनस आई से हो रहा है दूसरे में नहीं होगा तो क्या करेगा तू? रेजोनेटिंग इफेक्ट जो है अगर एप्लीकेबल है तो वो डोमिनेटिंग होता है। मैंने पहले भी सिखाया था कि अगर इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों हैं तो आपको रेजोनेंस पे सोचना चाहिए। डी दो बॉन्ड कैसे बनाएगा? डी कौन से दो बॉन्ड बना रहा है? डी में तो रेजोनेंस मना ही किया हमने, डी में कहां रेजोनेंस की बात हो गई, दो बॉन्ड बनाने की बात हो गई। Cl की बात कर रहा है बेटा, Cl के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो अपने बॉन्ड एक्सटेंड कर सकता है। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का कंसेप्ट है ये। अगर दो एटम है, एक के पास लोन पेयर है जो सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है और एक के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो बैक बॉन्डिंग करता है। मतलब लोन पेयर वाला फील्ड ऑर्बिटल और वैकेंट डी ऑर्बिटल ये दोनों साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये कहीं पे नोट कर लो आप। अगर दो बॉन्डेड एटम है हमारे पास में और उसमें से एक के पास लोन पेयर है, दूसरे के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन जिसके पास लोन पेयर है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? सेकेंड पीरियड को बिलोंग करना चाहिए। तो दे कैन हैव द साइडवाइज ओवरलैपिंग फील्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल, दे विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो ये भी एक टाइप का रेजोनेटिंग कैरेक्टर है, यहां पर होता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से देख के बताइए। बैक बॉन्डिंग होती है अगर एक सेकेंड पीरियड का लोन पेयर कंटेनिंग एटम दूसरे से बॉन्डेड है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यस, और इसमें अपन देखते हैं रेजोनेंस किस किस में है। इसमें रेजोनेंस है कॉन्जुगेटेड, इसके अंदर रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। अब जिन दोनों में रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो कॉमन हो गया दोनों का, लेकिन यहां पर डिग्री क्या है इसकी? 1 डिग्री। इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। आपको पता है 1 डिग्री और 2 डिग्री में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 2, और इसमें रेजोनेंस ही नहीं है, नॉर्मल है, तो ये 3। चलिए कुछ लोगों ने 1 और 2 में गलती कर दी है, तो 1 और 2 में अपने को ध्यान क्या देना है? डिग्री से भी बात होगी ना, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री में कैसे पता चलेगा कौन से ग्रुप का रेजोनेट ज्यादा स्ट्रांग है? जिसके अंदर जो एडजेसेंट ग्रुप है वो जितना ज्यादा स्ट्रांगली विड्रॉइंग होगा, मतलब इसकी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सीरीज होती है, मैं आपके ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि विड्रॉइंग पावर किसका कम और किसका ज्यादा है। डिग्री से स्टेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है? प्लस आई। डिग्री से प्लस आई है,
चलिए, वैसे एक सीरीज ऑलरेडी पीडीएफ आपको भेजा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पावर जो है उसको लेकर के एक पीडीएफ आपके साथ में शेयर किया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 10 एंड एग्जांपल नंबर 11। इसमें भी देखिए, हम्म 10 वाले का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं सही है, बहुत कम परसेंटेज में लोग गलत हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस इधर भी है और इधर भी है, मतलब कार्बन आयन का रेजोनेंस ज्यादा है। मैं बोल सकता हूं इट इज हैविंग मोर रेजोनेंस। लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे तो रेजोनेंस एक ही साइड में है, मतलब मैं बोलूंगा लेस रेजोनेंस। सीधी बात है, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 1 इज हैविंग ग्रेटर स्टेबिलिटी देन 2, 1 की स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। डबल रेजोनेंस जैसी कोई नहीं होती है क्या? बेटा डबल रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस ज्यादा है। अरे बात समझ में? तो ये जो माइनस है, इस माइनस को दोनों तरफ रेजोनेंस मिल रहा है, मतलब इसका रेजोनेंस ज्यादा होगा और इसका रेजोनेंस उसके रेस्पेक्ट में कम होगा। क्रॉस रेजोनेंस की स्टेबिलिटी वो आरएस के लिए लिखी है। कोई बच्चा जो यहां सोच रहा है ना, दिमाग लगाओ, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? क्या ये दोनों आरएस है एक दूसरे के? क्वेश्चन नंबर 10 में ये दोनों एक दूसरे के आरएस है क्या? वो लाइन हमने लिखी थी आरएस को कंपेयर करने के लिए। दे आर नॉट आरएस, दे आर इंडिपेंडेंट। तो माइनस चार्ज जितना ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा उतना वो बेटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें दोनों तरफ रेजोनेंस है, यहां पर भी सेम लॉजिक है, रेजोनेंस ऑन बोथ द साइड। इसमें रेजोनेंस एक ही साइड में है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, और इसमें भी रेजोनेंस है लेकिन एक साइड में है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस दोनों साइड में है, ज्यादा है। लेकिन आप देखेंगे सेकंड वाले और फोर्थ वाले में रेजोनेंस तो है, पर इसकी डिग्री है 1 और इसकी डिग्री है 2। तो इंडक्टिव का जो इफेक्ट होगा वो 2 डिग्री को क्या करेगा, कम स्टेबल कर देगा। इसका मतलब फिर आएगा सेकंड वाला, फिर आ जाएगा फोर्थ वाला, और इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है, ओनली इंडक्टिव है। तो ये आएगा आपका सबसे आखिरी में 1 2 4 3। चलिए आई थिंक कंफर्टेबल है, हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। नेक्स्ट, ये सेम एग्जांपल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। मैंने CHO ले लिया था, एक बार फिर यहां पे बता देता हूं। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, विड्रॉइंग बढ़ाता है, डोनेटिंग कम करता है। 3 2 1। मैंने जो एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने क्या ले लिया था, CHO ले लिया था, मतलब NO2 की जगह मैंने दूसरा विड्रॉइंग ले लिया था। ओके चलिए, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा। जल्दी से सूची करो। 2 4 से ज्यादा क्यों है 11 में? क्योंकि उसमें डिग्री 1 है। इंडक्टिव से देखते हैं 1 और 2 डिग्री में 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है।
ऑर्थो इफेक्ट यहां नहीं है अभी, कुछ तो भी अपने घर के कंसेप्ट बना करके लगाओगे, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। यस, अब सुनिए, यहां पर एक बड़ी गलती हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ध्यान देना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या होता है बेंजीन की रिंग पे जब रेजोनेंस की बात करते हैं, हम अलग से लिख रहा हूं, क्या देखो, ये मेरे पास में बेंजीन की रिंग है, यहां पे मैंने ग्रुप लगाया है और अब इस पे मैं ग्रुप लगाऊंगा, तो इस पे मैं ऐसा लिख रहा हूं, मतलब ये ग्रुप मैंने कहीं भी लगाया, तो 3 पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा एंड पेरा। मैंने आपको क्या बताया था कि देने वाला जब भी देगा, देगा ऑर्थो पेरा को, और लेने वाला जब भी लेगा, लेगा ऑर्थो पेरा से। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो रेजोनेंस का इफेक्ट है वो हमेशा जिस पे लगता है और जिसका लगता है वो ऑर्थो पेरा पोजीशन पे होना चाहिए। ये आप चाहो तो लाइन लिख सकते हो। अभिनय सिंह, अपने बेटा कंसेप्ट मत बनाओ, नहीं तो उलझ जाओगे। मैं बाद में कुछ भी करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप अपने हिसाब से कुछ तो भी कर रहे हो। कोई ऑर्थो इफेक्ट लिख रहा है, कोई क्या, भाई जहां पे एप्लीकेबल होगा बता दूंगा मैं। जो मैं काम की बात बता रहा हूं उस पर फोकस करो। मतलब आपकी जो चैटिंग है ना, जब तक कि मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूं तब तक दिखना ही नहीं चाहिए। यहां पे आप अननेसेसरी लिखते जाते हो, मतलब आप अपनी कॉपी में नहीं लिख रहे हो जो काम की बातें हैं, आप इसमें अननेसेसरी लिख रहे हो, जबकि आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए चीजें। जब आंसर पूछा जाएगा उस समय ही आपका यह चलना चाहिए। चलिए, क्या बोला मैंने, रेजोनेंस में जिस पर रेजोनेंस है और जिसका रेजोनेंस है, जिस पर रेजोनेंस है, जिसका रेजोनेंस है, वो एक दूसरे से ऑर्थो पेरा पोजीशन पे होना चाहिए। वो एक दूसरे से ऑर्थो पेरा पोजीशन पे होना चाहिए, जिस पर रेजोनेंस है, जिसका रेजोनेंस है। सर ऐसा क्यों, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, जिस पे रेजोनेंस है उस पे बात कर रहा हूं, जिसका है उस पे बात कर रहा हूं। दोनों ही कंडीशन में उनकी पोजीशन ऑर्थो पेरा होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, यहां पर इस कार्बन का बेंजीन के साथ रेजोनेंस तो सब में है, बेंजीन के साथ, लेकिन ग्रुप का रेजोनेंस, ग्रुप का रेजोनेंस, अब मुझे बताओ इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर है 1 2 3 में से जिसमें रेजोनेंस ग्रुप का CH2 को फील नहीं होगा। वेरी गुड। देखो कितनी सारी गलती मतलब जो है कर रहे हैं। मैंने अभी एक लाइन बोली, इसके बाद भी भयंकर गलती कर रहे हैं। मैंने बोला था जिसका रेजोनेंस, जिस पे देख रहे हैं उनकी पोजीशन ऑर्थो पेरा होनी चाहिए। अब यहां पर CH2 पे मैं रेजोनेंस देख रहा हूं, किसका देख रहा हूं, NO2 का। इनके बीच में तो ऑर्थो पेरा पेरा पोजीशन है, तो यहां तो रेजोनेंस होगा। यहां पर ऑर्थो पोजीशन है, यहां भी होगा। यहां पर मेटा पोजीशन है, तो यहां पर इसका, इनका रेजोनेंस नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, तो इनमें जो रेजोनेंस है वो तो है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस ग्रुप का। तो इस ग्रुप का नो रेजोनेंस इफेक्ट ऑन CH2 माइनस। एक छोटी सी बात जो है ना, आपके कम से कम 50% एरोमेटिक के क्वेश्चन को सही से गलत, गलत से सही कर सकता है। एक छोटी सी बात बस जो अभी मैंने आपको बताई है। अब आप जानते हैं कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस के कारण जो स्टेबिलिटी वो ज्यादा होती है। तो अब बताओ रेजोनेंस इफेक्ट किस किस में दिख रहा है मुझे, रेजोनेंस मुझे तो 1 और 3 में दिख रहा है ग्रुप के कारण। रेजोनेंस 1 और 3 में दिख रहा है ग्रुप के कारण। अब यहां पर जो रेजोनेंस है -m है, -m डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है।
अगर मैं बोलूं 1 और 3 में माइनस एम किस में ज्यादा है, 1 और 3 में माइनस एम किस में ज्यादा है? दोनों में सेम है। अभी मैंने बोला डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। 1 और 3 में माइनस एम दोनों में सेम है क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। 1 और 3 में माइनस आई किस में ज्यादा है? 1 और 3 में माइनस आई किस में ज्यादा है? माइनस आई जितना पास होता है उतना ज्यादा होता है। फिर गलत कर रहे हो। 1 और 3 में माइनस आई किस में ज्यादा है? तुम आंसर लिख रहे हो 3, माइनस आई किस में ज्यादा है? 3 वाले में, बिल्कुल सही। तो 1 वाले में डिस्टेंस ज्यादा है, 3 वाले में डिस्टेंस कम है, तो माइनस आई इसमें ज्यादा है। अरे बात समझ में? जिन्होंने 3 लिखा बिल्कुल सही, कुछ कुछ लोग 1 लिख रहे थे वो गलत थे। अब इन दोनों में पहले डिसाइड कर लो। तो रेजोनेंस दोनों में बराबर, लेकिन आई इसमें ज्यादा है तो स्टेबिलिटी 3 की ज्यादा हो गई, फिर 1। अब इसमें रेजोनेंस नहीं है पर आई तो है, तो इसमें माइनस आई है, इसमें माइनस आई भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सेकेंड और फिर फोर्थ। इज इट ओके? तो आपको यह भी देखते आना चाहिए कि ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन है या कौन सी पोजीशन है। माइनस तो स्टेबिलिटी कम करेगा बेटा, कार्बेनाइन में माइनस स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ये कार्बेनाइन की बात चल रही है। चलिए जल्दी से आप इसको, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। यस। अब इसके बाद में इसमें आते हैं। 14 वाले ने बताइए। पहले आपको देखना है जहां जहां भी रेजोनेंस है, फिर इसके बाद में इंडक्टिव पे जाते हैं। तो रेजोनेंस अगर है तो रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन, और इंडक्टिव है तो इंडक्टिव। लेकिन ऑर्डर क्लियर है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। और ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा स्टेबिलिटी। 1 2 3 बिल्कुल सही जवाब। यहां पर तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहां पर 2 और यहां पर सिर्फ एक ही है। तीनों में रेजोनेंस है, क्यों? क्योंकि इसके ऑर्थो पैरा, इसकी ऑर्थो पैरा पैरा, तीनों में रेजोनेंस है। रेजोनेंस है लेकिन बेसिकली क्या होगा, या ज्यादा है रेजोनेंस, या उससे कम है, या उससे कम है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है। अगर हमारे पास में ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो रेजोनेंस ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा विड्रॉइंग ग्रुप ईडब्ल्यूजी, उतने स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 15, सेम टू सेम लॉजिक यहां पर भी लगाना है, पोजीशन के हिसाब से बात करनी है। संयम स्टेरिक इफेक्ट पे आऊंगा बेटा मैं, जब तक मैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं मत दिमाग लगाए, क्योंकि उसके अलावा भी आंसर वही आ रहा है। चलिए सबसे पहले तो यहां पर एक बात बताइए, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसका क्या, कौन सा इफेक्ट यहां पे कंसिडर होगा? इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है मेटा। मेटा पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस नहीं होता है, तो इसका मतलब यहां पर हम बोलेंगे प्लस आई।
यहां पर भी प्लस आई, यहां पर भी प्लस आई और यहां पर भी प्लस आई। अब प्लस आई किसका ज्यादा होता है? तो प्लस आई का ऑर्डर क्या लिखा था हमने? 3 डिग्री आर का ज्यादा होता है 2 डिग्री आर से, और 2 डिग्री आर का ज्यादा होता है 1 डिग्री आर से, और उसका ज्यादा होता है CH3 से। तो इसका मतलब यहां पे प्लस आई ज्यादा है, और प्लस आई स्टेबिलिटी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा 1 2 3 4। प्लस आई से स्टेबिलिटी कम होती है 1 2 3 4। चलिए, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता था। क्या चेंज? देखते हैं अपने पास में अगला एग्जांपल में है क्या। अगर हम ये वाला ले लेते हैं, इसमें जल्दी से बात करो। CH3 CD3 CT3, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम के लिए ऑर्डर क्या बोला था हमने? गुड। टी वाला जो होता है ना, उसका प्लस आई ज्यादा होगा, तो इसका प्लस आई सबसे ज्यादा है और इसका प्लस आई सबसे कम है। इसका मतलब 1 2 3, क्योंकि प्लस आई स्टेबिलिटी कम कर रहा। मैं फिर से लिख देता हूं, प्लस आई बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। ये बात कर हम कार्बन आयन की। अगर यही क्वेश्चन हमारा कैटायन के लिए होता तो उल्टा हो जाता। ध्यान रखना, कैटायन और एनायन में उल्टा रिलेशन है। चलिए, देन इसके बाद में अब आप इस क्वेश्चन पे दिमाग लगा के देखिए। 17 वाले पे, 17 वाले पे मैं आपसे एक और बात चाहूंगा। आप मुझे सेकंड में, एक मिनट पहले मैं पूरा क्वेश्चन दिखा दूं। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 17 वाला, हाँ अब दिख रहा है। 17 वाले में मुझे आप ये बताइएगा कि कौन कौन से इफेक्ट यहां पर हम देखेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, अगर लाइन से सही जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए फर्स्ट वाले में कौन सा इफेक्ट दिमाग में लगाना है हमको? नो इफेक्ट, बिल्कुल सही है। सिर्फ इनका रेजोनेंस है, वो तो है भैया। बेंजीन के पड़ोस में अगर है तो रेजोनेंस उसका रिंग और CH2 का, तो ये रेजोनेंस तो सब में कॉमन है, तो वो तो भूल जाओ। अब अपने को उसके अलावा बात करनी है। वो जो रिंग का और CH2 का रेजोनेंस है ना, वो भूल जाओ बच्चों, उसको यहां दिमाग में मत लाओ, क्योंकि वो सब में कॉमन हो गया, उसको भूल जाओ। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा? सेकंड में कौन सा इफेक्ट लगेगा? गुड। चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि आप यहां पे आपने गलती क्या की है। सुन लो जरा। अगर मैं आपसे पूछता हूं थोड़ी देर के लिए, ये वाला जो CH2 इसको हटा दिया मैंने, नहीं है ना, ये वाला CH2 नहीं है, सिर्फ मैं आपके सामने बेंजीन और ये CH3 रखता हूं। अगर बेंजीन पे, चलो मैं लिख देता हूं ना यहां पे, अगर बेंजीन पे मैंने नॉर्मल ऐसा एक CH3 लिखा, आप मुझे बताओगे कौन सा इफेक्ट यहां पे एप्लीकेबल है? इसमें कौन सा इफेक्ट एप्लीकेबल है? हाँ, क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो ना हाइपर कॉन्जुगेशन को मिस कर रहे हैं। डबल बॉन्ड के पड़ोस में अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर दो इफेक्ट हैं, प्लस H भी है और प्लस I भी है। ये दिमाग में आया या नहीं आया? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना जब बेंजीन पे ग्रुप लगाएंगे तो अपन। अब ध्यान देना, इसको यहां से हटा रहा हूं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो बच्चों, इसका रिंग पे प्लस H है और प्लस I है, और जिसका इफेक्ट जिस पे लग रहा है उसकी पोजीशन पैरा है। इसका मतलब ये दोनों इफेक्ट इसको भी फील होंगे।
अब तुम बोलोगे सर हाइपर कॉन्जुगेशन तो आपने मना किया था कि कार्बन आयन में नहीं होता है। इस पे नहीं है बेटा, इसका असर इस पे है, वो इसको फील हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर कार्बन आयन के पड़ोस में अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो उसको हाइपर कॉन्जुगेशन से मतलब नहीं है। यहां जो हाइपर कॉन्जुगेशन की मैं बात कर रहा हूं वो इस ग्रुप की आप इस पे कर रहा हूं, और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट इस पे दिख रहा है। तो प्लस एच और प्लस आई। इधर आते हैं, NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस एम और माइनस आई, माइनस एम एंड माइनस आई। OCH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस एम और माइनस आई। इंडक्टिव में तो वो माइनस है, लेकिन रेजोनेंस में वो प्लस है। प्लस एम एंड माइनस आई। पहले तो आपको ये जो मैंने लिखा है BCD में, ये आपको समझ में आना चाहिए। इज इट ओके? एक बच्चे ने पूछा है कि सर माइनस एच कब होता है? अगर ये जो हाइड्रोजन है ना, इनकी जगह पर मैं हेलोजन ले लूं, CH3 इनकी जगह पे CCl3 CBr3, वो माइनस एच होता है। बस एक ही केस है। अगर हम CH3 में H हटा करके हेलोजन लगा दें, D में प्लस एम कैसे है विभूति? इसके लोन पेयर जब रेजोनेंस करेंगे तो रिंग के पड़ोस वाले एटम पे अगर लोन पेयर होते हैं तो प्लस एम होता है। प्लस एच और माइनस एच के दो ही केस है राजकुमार। हाइड्रोजन है तो प्लस एच, हेलोजन है तो माइनस एच, बस इतना ही है बेटा। उनको छोड़ के बाकी सब कुछ नहीं होता है। चलिए, माइनस एच क्यों देखूंगा मैं? माइनस एच का एग्जाम्पल ही नहीं है यहां। जिसका एग्जाम्पल नहीं उसको काहे को देखूंगा बेटा? अब स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? तो हम जानते हैं कि माइनस एम स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ाता है। ये माइनस एम का केस है, ये हो गया सी। प्लस एच प्लस एम स्टेबिलिटी कम करते हैं, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी कम होगी। किससे? पहले वाले से, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर आ गया ए। एच और एम में एम डोमिनेटिंग है, तो एम डोमिनेटिंग है पर प्लस एम है, तो किसमें डोमिनेटिंग? कम करने में डोमिनेटिंग है। प्लस एच वाले से प्लस एम ज्यादा कम करेगा, क्योंकि दोनों कम करने वाले हैं, पर ये डोमिनेटिंग है, मतलब ज्यादा कम करेगा। तो ज्यादा कम करेगा, इसका मतलब फिर आ जाएगा बी और फिर आ जाएगा डी। CABD विल बी द आंसर। हाँ, अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप है तो हाइपर कॉन्जुगेशन बता रहा हूं अभी मैं। आई की बात हम तब तक नहीं करते बेटा जब तक ये एच और एम चलते रहते हैं ना, तब तक आई का कोई असर नहीं होता है। चलिए, तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बता दो। यहां पर प्लस एम माइनस आई, यहां पर ओनली माइनस आई। टू इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। पूरा क्वेश्चन इतना ही है बेटा। आई थिंक दो ही है, इसके अंदर की ज्यादा है। एक मिनट वेट कर लो। अच्छा, 2 मिनट गलती मैंने क्या करा है, मैंने उसका आधा पार्ट ही लिया है ना। सही बोल रहे बेटा। अब थोड़ा सा हाँ, ये हो गया अपना। अब अपन को सबको साथ में लेना पड़ेगा। बताइए, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है प्लस एम माइनस आई। मेटा, मेटा पे एम तो होता नहीं है, माइनस आई। ऑर्थो प्लस एम माइनस आई, और यहां पर कुछ भी नहीं है।
अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, -i वाला। सी कैसे हो सकता है भाई, प्लस एम है इसमें, तो थर्ड वाले में तो प्लस एम है, इसमें भी प्लस एम है, प्लस एम तो कम स्टेबल होता है ना, डोनेटिंग हो गया वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी वाला। अब प्लस एम और नॉर्मल, तो प्लस एम वाला तो स्टेबिलिटी घटाता है, तो फिर आएगा डी वाला। अब इन दोनों में एम तो सेम है क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, लेकिन आई की जो बात होगी तो इसका आई ज्यादा होगा क्योंकि पास में है। कौन सा आई है, -i। -i क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करता है, इसका मतलब सी विल बी बेटर देन ए। ओके चलिए अगले पे आते हैं। 19 और 20, ये जो बॉक्स है ना बच्चों उसमें माइनस है, यहां सब दूर माइनस अपने को लिखना है ना, सब दूर माइनस है वो। बताइए 19 वाला। अब 19 वाले में मेरे को रीजन भी चाहिए तुमसे, 19 वाले में रीजन भी चाहिए। एक बच्चा लिख रहा है एफ ज्यादा प्लस आई है, पहली बात तो हेलोजन प्लस आई होते ही नहीं है, -i होते हैं। चलिए कुछ लोग तो पहुंच गए हैं सही जवाब पे। यहां पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, अभी मैंने आपको बताया था डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये जब रेजोनेंस में जाएगा इधर तो इसके पड़ोस में नेगेटिव आ गया, और Cl के पड़ोस में जब भी माइनस चार्ज आता है तो Cl अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल से उस लोन पेयर को या उस नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेता है। अगर कोई बच्चा यहां पे सोच रहा है इंडक्टिव, तो वो सही सोच रहा है, इंडक्टिव से तो ये ज्यादा है, इंडक्टिव से ये ज्यादा है, पर वो इसलिए गलत है क्योंकि इंडक्टिव के पहले मुझे रेजोनेंस सोचना है, और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी काउंट होता है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी काउंट होता है। हां अगर मान लो ब्रोमीन होता, अब सुन लो सही क्वेश्चन पूछा ये, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन में साइज बहुत बड़ा होने के कारण डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं होता है या पुअर है बहुत, तो ये सिर्फ लफड़ा क्लोरीन में ही होता है। अगर मैं इसकी जगह ब्रोमीन लिखता तो फिर यही ज्यादा है, अगर मैं आयोडीन लिखता तो यही ज्यादा है, लेकिन क्लोरीन में क्योंकि साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए Cl डी ऑर्बिटल रेजोनेंस अच्छे से करता है। F के पास भी तो लोन पेयर है, अरे बेटा लोन पेयर नहीं रहे, खाली ऑर्बिटल से बात कर रहे हैं। यहां नेगेटिव आएगा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहां नेगेटिव आएगा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में उसके पड़ोस में माइनस चार्ज होता है। सर आपने तो यही पढ़ाया था, -i डोमिनेटिंग देन m इन हेलोजन। हाँ ये पढ़ाया था, लेकिन साथ में मैंने ये भी बोला था कि यहां तो रेजोनेंस है, यहां प्लस m की बात नहीं हो रही है, यहां डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात हो रही है। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के कारण Cl अपने पड़ोस में आने वाले माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करता है। एक और एग्जांपल देखो इधर, Cl3 माइनस CCl3 माइनस, जिनको मैंने पढ़ाया उनको ये भी पढ़ाया होगा। जब आप लिखते हो कि सर आपने ये पढ़ाया था तो ये भी पढ़ाया है,
और इसका रीजन भी लिखवाया था कि नेगेटिव चार्ज Cl के वैकेंट ऑर्बिटल से रेजोनेंस कर रहा है। हाँ, याद आया है, अब आ गया ना यार। तो ये बताया था मैंने। तो यहां पर भी क्या है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होने के कारण स्टेबिलिटी ये होगी। तो इंडक्टिव से चलते तो ये आता, लेकिन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, तो Cl के पड़ोस में जब भी माइनस आएगा वो उसको, या लोन पे रहेगा वो उसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा। चलिए, वो आप जो बोल रहे हैं ना आई और उसमें से डोमिनेटिंग, बेटा वो दूसरी जगह पे हम अप्लाई करते हैं, जब पड़ोस में माइनस आ रहा है तब अप्लाई नहीं करते उसको। डी ऑर्बिटल से फर्क ये पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होकर के स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को Cl अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये एक तरह से माइनस एम जैसा बिहेव कर रहा है यहां। और जब डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में Cl माइनस एम जैसा बिहेव करेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? अगर कोई माइनस एम ग्रुप होता तो क्या करता वो? अगर कोई माइनस एम ग्रुप होता तो वो क्या करता, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है घटाता? इतनी देर से पढ़ रहे हैं हम लोग कार्बन आयन में, बढ़ाता है। तो यहां पर ये माइनस एम नहीं है, उसके जैसा बिहेव कर रहा है ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। चलिए आते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर माइनस एम, यहां पर माइनस एम, और यहां पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। लेकिन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस माइनस एम से स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, NO2 का माइनस एम सबसे अच्छा है। फिर Cn, तो ऑर्डर क्या हो गया, B C A D। तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के कारण ऐसा हो रहा है। चलिए हो गया ये नोट डाउन, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन में आपको यहां पे और बताना चाहूंगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन 21 नंबर का। अगर मेरे पास में ऐसा कोई केस हुआ, इसमें भी कंफ्यूजन होता है तो आपको यह भी आना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये करेंगे, इसके बाद एक और करते हैं, पहले ये देखो जल्दी। सिक्सटीन वाला हो गया, पोजीशन ये थोड़ी थी उसकी। 16 में यही पोजीशन थी क्या, पैरा थी क्या, मेटा पोजीशन थी शायद, अंतर है बेटा। चलो अब अगर मैं इंडक्टिव से बात करूं, इंडक्टिव से, इसका इंडक्टिव ज्यादा है इसका कम है, तो आंसर आएगा 1 2 3। मैं लिखने को नहीं बोल रहा हूं, सुनना पहले। पर आपको पता है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा और ये इसकी पैरा पोजीशन है प्लस एच। अब आप समझिएगा, जो प्लस एच होता है ना वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ में वेरी करता है। मतलब क्या होगा पता है, जो CH बॉन्ड है वो सबसे वीक होता है, CD उससे स्ट्रांग होता है, CT उससे भी स्ट्रांग होता है। बीच में बोला ये बेंजीन को लिखते हैं, कौन है भाई तू? यार तू नाम लिख देता बेटा तो ज्यादा अच्छा रहता।
एक्चुअल में क्या है, तुम लोगों को ना जब रिमूव करते हैं तभी तुम लोग अपने नाम से आते हो, और आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जो बहुत बेसिक है। ये बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है। यस, तो अब बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन इन तीन में से किस में बेटर होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। CH, CD और CT, CT बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा ना, अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन वीक होगा। मतलब सबसे बेस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन, ये लिख रहा हूं मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, अरे यार अच्छा पूरा चले गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, और हाइपर कॉन्जुगेशन में CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन CD3 से ज्यादा अच्छा है और उसका CT3 से। क्यों? क्योंकि इससे इसका बॉन्ड वीक मतलब स्ट्रांग है और इससे स्ट्रांग है। तो CH बॉन्ड सबसे वीक होता है, CT बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। और आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन में हमको CH बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ है कि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे अच्छा हो रहा है। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, जल्दी से बताओ? कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है? स्टेबिलिटी घटा देता है, प्लस H स्टेबिलिटी कम करता है। तो इसका मतलब यहां पर स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या रहेगा बच्चों? 3, 2, 1। और सोचो इंडक्टिव से क्या आया था? 1, 2, 3। तो इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन को ध्यान देना है। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, मतलब ये जब दो क्रॉस करेंगे ना, तो जो डोमिनेटिंग है उसको लगाने की अपने को आदत बनानी है। CH बॉन्ड में डिफरेंस होता है, प्रैक्टिकली उनकी वैल्यू है ओवरलैपिंग के कारण, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रॉन की प्रेजेंस के कारण, वो सब रीजन है उसके पीछे। तो बॉन्ड का ऑर्डर क्या है? CH बॉन्ड से CD स्ट्रॉन्ग और CD से CT स्ट्रॉन्ग। ये आप आगे के लिए भी याद कर लो। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, इसको हटा रहा हूं यहां से। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप नोट कर लो क्योंकि आपके PDF में नहीं है ये। CT अच्छा नहीं है बेटा, CT बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसका हाइपर कॉन्जुगेशन पुअर है। और हाइपर कॉन्जुगेशन का पुअर होना, यहां पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना होता है, क्योंकि प्लस H से स्टेबिलिटी घटती है। तो जिसका प्लस H पुअर होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यस। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पे ले रहे हैं 22। बस ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, इसके बाद में अगले उस पे चलेंगे हम। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन अभी हमने एक और सॉल्व किया था, तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है वो। उसमें पोजीशन जो मैंने ली थी वो मेटा थी, और इस बार जो मैं पोजीशन ले रहा हूं ये पोजीशन पैरा है ना? तो अंतर है बेटा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे जो इफेक्ट लगते हैं पैरा पे, वो इफेक्ट की बजाय दूसरे इफेक्ट लगते हैं। तो पोजीशन का बड़ा महत्व होता है यहां पर जब आप ग्रुप लगाते हो। तो कौन सी पोजीशन पे आपने ग्रुप लगाया है?
यस, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है यार। मतलब अभी तक जितने लोगों ने आंसर दिया उसमें से मेरे को जहां तक लग रहा है 95% से ज्यादा लोग सही जा रहे हैं। गलत भी है, गुड। अब यहां पर देखिए जो काम की बातें हैं उस पर जाते हैं हम लोग। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर 0। अब 0 है तो यहां पर ओनली इंडक्टिव, ओनली प्लस आई, यहां पर प्लस आई भी है और प्लस एच भी है, यहां पर प्लस आई भी है और प्लस एच भी है, यहां पर भी प्लस आई भी है और प्लस एच भी है। अब बताओ प्लस एच के बारे में क्या पढ़ा था हमने, स्टेबिलिटी को कम करता है। अगर स्टेबिलिटी को कम करता है तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया आपका फोर्थ वाला, तो फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर जितना प्लस एच बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, तो 3, 2, 1। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन हमने पहले जो किया था मेटा वाला, उसका आंसर इससे उल्टा था, क्योंकि मेटा वाले पे सिर्फ इंडक्टिव देख रहे थे हम, पेरा वाले पे हमको एच भी देखना है, और जब एच और आई दोनों होते हैं तो आई के बारे में कम सोचते हैं, एच के बारे में ज्यादा सोचना होता है। चलिए, तो दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। ये कार्बेनाइन की बात यहां पे खत्म हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लिखेंगे एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड, एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड। तो अगली स्लाइड पे अपन बात करेंगे एसिडिटी के बारे में, मैं उसकी हेडिंग लिख देता हूं, एसिडिटी ऑर्डर, है ना। इसके बारे में मैं बात करूंगा और पीडीएफ के बारे में भी बात करूंगा। कहां से लाना है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो हो गए पूरे, इसको कट कर दे यहां से। ये चलिए, तो बच्चों अब हम लोग जो है एसिडिटी ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। एसिडिटी ऑर्डर में सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि एसिडिटी का बेसिक अपन मतलब क्या निकालते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूं कि ये मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन लिबरेटेड H प्लस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्ब, मतलब एनायन, इस एनायन को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। और H प्लस जो है ये प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। एक्चुअल में देखिए क्या होता है, मेटा पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है बेटा, अभी तो समझाया था यार कि कोई भी इफेक्ट देगा या कोई भी इफेक्ट लेगा तो वो ऑर्थोपेरा के रेस्पेक्ट में होता है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। और क्लास का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्लास 2 बजे तक होगी। चलिए अब इस पे आ गए हैं, अब इसके बारे में सुनिए। मैंने अभी आपको क्या बोला, ये H प्लस रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा, और प्रोटॉन रिलीज करेगा तो एनायन बनेगा। अब इतना हम जानते हैं कि जब भी एसिडिक ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आप सिर्फ एसिड मत सोचना,
क्या होता है, दो चीजें यहां पे, हमारे पास तीन टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक जो H+ देते हैं, दे आर एसिड, दे गिव लिटमस टेस्ट। एक जिनमें से H+ लिया जाता है, दे आर नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और एक जिनके पास में H होता है लेकिन वो देते नहीं है। लेकिन जब हमसे एसिडिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो देते हैं, उनसे लिया जाता है या वो नहीं देते हैं। एसिडिटी के क्वेश्चन में वो सिंपल पूछेंगे, इनको एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। तो जब एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करने की बात आएगी, तो हमें यह दिमाग नहीं लगाना है कि यार सर ये वाला तो H+ देता नहीं, तो हम एसिडिटी कैसे कंपेयर करेंगे। भाई हमें क्या करना है, हमें उस कंपाउंड से H+ निकालना है, एनायन बनाना है और उस एनायन की स्टेबिलिटी चेक करना है। वो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा दूसरे के कंपैरिजन में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब दिस एनायन में भी कार्ब एनायन और कार्बोक्सिलेट आयन और फिनॉक्साइड आयन और एनी अदर आयन, उस एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब H देने के बाद। अब कभी कभी लफड़ा क्या होता है मालूम, किसी स्ट्रक्चर में H ही नहीं है और आपसे पूछा एसिडिटी बताओ, आपने फट से देख लिया एनायन। पहले ये देखना कि एनायन बनाने के लिए H होना चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर में H+ होना जरूरी है, मतलब H निकालोगे तो एनायन बनना है। आई थिंक मेरी बात आपके दिमाग में आ गई होगी। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो जनरली बच्चा कर देता है कि सर ने बोला था विड्रॉइंग ग्रुप देख लेते हैं, अब पता चल रहा है कि विड्रॉइंग ग्रुप तो मैंने 4 लगा दिए, एक कार्बन लिया उसमें 4 मैंने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए और मैंने बोला अच्छा बताओ उसकी एसिडिटी क्या होगी, 4 है भयंकर होगी, पता चल रहा है उसमें H ही नहीं था। तो एसिडिटी के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि स्ट्रक्चर में H होना चाहिए जिसको आप रिमूव कर रहे हो, और रिमूव करने के बाद में जो एनायन बन रहा है उस एनायन की स्टेबिलिटी अपने को कंपेयर करना है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? अब एनायन की स्टेबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है? तो एनायन की स्टेबिलिटी में बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनकी मैं बात कर रहा हूं। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इस पे डिपेंड करेगी। भाई सीधी सी बात है ना, नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर आता है तो वो ज्यादा अच्छा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा। फिर दूसरा है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, वो जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा उतना अच्छा होगा। और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ EWG और EDG। अब ऐसा भी देखिए, एनायन की बात हो रही है तो विड्रॉइंग स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, डोनेटिंग स्टेबिलिटी कम करेंगे। तो सीधी सी बात है कि यहां पर हमको क्या करना है, हमको यहां पर यह देखना है कि इनमें से जो भी फैक्टर एप्लीकेबल होगा उसके बेसिस पर स्टेबिलिटी कंपेयर की जाएगी। हमने आ रही बात समझ में? नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप क्या बोलोगे? जैसे कोई बोलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो हम बोलेंगे हाँ, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड जब रेजोनेंस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब रेजोनेंस करता है तो उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, चलिए अगली स्लाइड में अपन बना करके बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब इसने क्या करा, रेजोनेंस किया। चलो मैं इसका RS बनाता हूं बच्चों। अब आपको पता है इन दोनों RS में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट इज ग्रेटर है स्टेबिलिटी देन सेकंड। क्यों? दिस इज नॉन पोलर एंड दिस इज पोलर। ये अपन ने स्टेबिलिटी देखने के उसमें बात की है। अब जब मैं यहां से H+ रिलीज कर दूंगा
तो क्या होगा, इट विल फॉर्म ए कार्बोक्सिलेट आयन एंड दिस आयन इज हैविंग, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको थर्ड और फोर्थ लिखता हूं तो मैं बोलूंगा कि थर्ड एंड फोर्थ हैविंग सिमिलर स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी दोनों के बराबर है बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास में अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, तो कार्बोक्सिलेट आयन आर मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज ओवर दिस आरएस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके कंपैरिजन में इनकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो दे प्रीफर टू लूज H+। तो जिनमें भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उनमें H+ देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे पास में एक जनरल प्रिंसिपल होता है जब भी हम इसकी बात करते हैं, पर पता है इसका हमको कोई यूज नहीं है। भाई कोई मेरे से पूछता है कि कार्बोक्सिलिक एसिडिक क्यों है, तो मैं बता दूंगा दिस इज द रीजन व्हाई इज इट एसिडिक। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या पूछते हैं कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा किसका कम है, तो उसमें ये बेसिक नहीं चाहिए। तो हमको ये बता रहा है कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, क्या कारण है कि वो H+ रिलीज करते हैं। तो हम रीजन बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो सोल्यूशन में कार्बोक्सिलेट आयन सीधी सी बात है बनना प्रीफर करेंगे। अब ये छोटा सा क्वेश्चन और आता है बच्चों, यहां सर हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वीक एसिड में क्यों काउंट होता है, व्हाई दिस इज वीक एसिड। तो यार उसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्यों वीक एसिड है, क्योंकि अगर मैं इन चारों की बात करूं तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इन चारों में, जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है ना, हाँ 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन है अगर इनको H+ मिलता है तो दे प्रीफर टू कंबाइन एंड चेंज इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मालूम है ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो तो उससे भी, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। अब आपको पता होगा वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने। तो यहां पर इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है कि जितने भी इक्विलिब्रियम में हैं उनके कार्बोक्सिलेट आयन, उनके एनायन किसी न किसी कारण से स्टेबलाइज तो होते हैं, लेकिन वो उनके ओरिजिनल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल नहीं होते। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये मेरे पास में एक कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके मैं इसलिए समझा रहा हूं कि इससे आपको उसके बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे, फिर हम उसको दूसरे एग्जांपल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड ये अलग अलग अगर लेता हूं, डिफरेंट वाले अगर मैं लेता हूं, तो अंतर कहां आएगा, अंतर आएगा यहां पर, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये तो अनचेंज्ड है, हर एसिड में ये होगा और हर एसिड में ये वाला H रिलीज होगा। तो बेसिकली ये जो एसिड है इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करेगी, इस ग्रुप पे डिपेंड करेगी। अब ये ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो सीधी बात है अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके तरफ, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बढ़ा रहे हो, तो सीधी सी बात है यहां डेंसिटी बढ़ने का मतलब नेगेटिव और पास में इलेक्ट्रॉन आना, तो स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो ये होता है स्टेबिलिटी को देखने का तरीका। कार्बोक्सिलेट की कम होती तो बेसिक हो जाएगा क्या, बेटा बेसिसिटी अलग चीज है, एसिडिटी अलग चीज है यार। हर कंपाउंड जो अपना लोन पेयर शेयर कर सकता है वो एसिड बेसिक होता है, और जो H+ देता है वो एसिडिक होता है। एक ही कंपाउंड दोनों चीज भी शो कर सकता है। आप लोग क्या करते हैं पता है, आप लोग है ना कंफ्यूजन बढ़ाने का काम करते हो। जैसे अमोनिया है, अब अमोनिया आपको क्या लगता है
क्या अमोनिया अपना लोन पेयर यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? भाई लोन पेयर अगर यूज कर रहा है तो बेसिक हो गया, और वही अमोनिया से मैं H+ अगर निकाल दूं तो एसिडिक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई लोन पेयर डोनर है तो बेसिक है, और कोई प्रोटॉन डोनर है, अरे बात समझ में, H+ देने वाला है, तो दैट विल बी दी एसिडिक। तो ऐसा नहीं है, हमने बोला कि एसिडिटी कंपेयर करना है, तो एसिडिटी कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पूरे स्ट्रक्चर में एक H+ देखना पड़ेगा, और जब हम H+ देखेंगे और फिर उस H+ को निकालेंगे, और निकालने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि उसके जाने से जो एनायन बना है वो कितना स्टेबल है। अगर वो दूसरे से ज्यादा स्टेबल है मतलब वो ज्यादा अच्छे से H+ देगा, मोर एसिडिक, और अगर वो कम स्टेबल है मतलब H+ नहीं देगा तो लेस एसिडिक। अरे बात समझ में। अब एक ने पूछा एसिडिटी कम होगी तो क्या होगा, एसिडिटी कम होगी तो कम होगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछते हैं, उसका जवाब देना है। चलिए अब यही अगर मान लीजिए मैं कार्बन के रेस्पेक्ट में करूं तो चलो इधर देखते हैं अपन। जैसे ये कंपाउंड मैंने लिया, अब इस कंपाउंड में से मुझे बताओ, अगर मैं H+ निकालना चाहता हूं, नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है मेरे पास। अगर मैं इसमें से H+ निकालना चाहता हूं तो कहां से निकालूंगा? देखो अगर किसी के पास बहुत सारे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन निकाला जाएगा जो मोस्ट एसिडिक होगा, जिसको निकालने के बाद में बनने वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें से मैं कहां से निकालूं? ओके चलिए, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए हैं, वन बाय वन बात कर लेते हैं हम। किसी ने बोला सर आप H+ यहां से निकालो, किसी ने बोला सर आप H+ यहां से निकालो, और किसी ने बोला कि सर आप H+ यहां से निकालिए। थर्ड में तो है ही नहीं। आपको यह देखना है कि कौन सा H निकलने के बाद स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आ रही है। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये वाला जो कार्बन है, इसके पड़ोस में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, इनके बीच में बहुत भयंकर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है तो वो तो अनस्टेबल होगा। फिर सेकेंड और थर्ड वाले जो है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है। अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा है। क्यों कार्बेनाइन पहले पढ़ा, समझ में आना चाहिए, इसीलिए पढ़ाया था मैंने कि कार्बेनाइन के केसेस भी यहां पर आएंगे। तो ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है तो सीधी सी बात है, हमने क्या बोला था, अगर मान लीजिए वो ज्यादा स्टेबल होता है मतलब उसमें से H देना ज्यादा प्रिफरेबल है, तो यहां से हाइड्रोजन का निकलना फेवर करेगा। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का हमने यहां पे यूज किया है। अजय बेटा आपको इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है सब जगह यही लिखा है कि सर मुझे नहीं आ रहा है। कार्बेनाइन जब मैंने पढ़ाया तब एक एक एग्जांपल में आपको बता रहा था, तब भी आप यही बोल रहे थे। अब एक कहीं से आप सीखना स्टार्ट करोगे तो आगे बढ़ोगे। चलिए मैंने आपको 3 जगह से हाइड्रोजन निकालना सिखाया और तीनों जगह से स्टेबिलिटी कंपेयर करना सिखा दी। अब जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बस वो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, और वो स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस। रही बात इस एग्जांपल की, अभी पढ़ाया मैंने, हार्डली मतलब जो है 10 मिनट पहले अपन ने इसकी बात की है।
हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में देखते ही नहीं है, वो सिर्फ बेंजीन पे जब ग्रुप लगा रहता है तभी देखते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको मैंने बता दिया दिस इज मोर एसिडिक, तो कंपेयर करने का तरीका बता दिया। एक और एग्जांपल पे आता हूं, उसको देखते हैं। चलो, अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे पास में ये कंपाउंड है और दूसरा मैंने बोला मेरे पास में ये कंपाउंड है, अब बताइए इन दोनों में in which case we are having more acidic hydrogen? देखिए, here is the oxygen, here carbon। मैंने आपको यह बोला कि कार्बन जब sp हाइब्रिडाइज होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ती कितनी ये भी अपने को नॉलेज में होना चाहिए। sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली 3.3 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। अब बताइए, रेजोनेंस तो है नहीं यहां पे, यहां पर क्या है, या जो माइनस आएगा वो माइनस को क्या होगा, वो होल्ड करेगा खुद एटम, तो खुद की कैपेसिटी पे जाए, तो दिस इज द ऑर्डर। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आज सुबह भी एक पीडीएफ आप लोगों के साथ में शेयर किया था। उस पीडीएफ में पर्पस ये था कि आपको बेसिक जो कंपाउंड है उनके बारे में पता चले। अब बच्चे ने बोला सर अगर मान लो यहां पर हम लोग ले लेते हैं, मान लो अमोनिया ले लेते हैं, अब इस तीनों में कंपेयर करो तो इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी हमको बात करनी पड़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी हमको बात करनी पड़ेगी, और साथ में हमको यह भी देखना पड़ेगा कि जो एनायन बन रहा है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कितना है। लोन पेयर में रिपल्शन तो है ना बेटा, लोन पेयर में रिपल्शन है। देखो क्या है, मैंने क्या बोला था, इस एनायन को यहां स्टेबलाइजेशन नहीं है, यहां स्टेबलाइजेशन है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है। यहां स्टेबलाइजेशन है लेकिन एक ही तरफ रेजोनेंस कर रहा है, तो दिस इज नॉट स्टेबलाइज, बट इन दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। यहां पर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरे पास दो अलग अलग एटम हैं, हां मैं बता रहा हूं डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, बता रहा हूं, डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। आ रही बात समझ में। अब अगर मान लो रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस का नेचर भी देखना पड़ेगा। अगला एग्जांपल ले रहा हूं, क्या होगा, आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम इनको सिर्फ देखें और इससे हमको पता चल जाए, ऐसा नहीं होता बेटा। अभी मैं आपको नई नई बातें बता रहा हूं, 2 मिनट वेट करो जरा। अब अगला एग्जांपल लेता हूं, इधर देखना। देखिए, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, इस एग्जांपल में इसने जब H+ दिया तो ये बना, इसने जब H+ दिया तो ये बना, इसके अंदर रेजोनेंस भी है। अब अगेन मेरा क्वेश्चन तो इसको लेकर के है, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होता है। अब आपका नॉलेज बोलता है कि सर 2 वाले में, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी एसिडिटी ऑर्डर यही है।
एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, यहां पर सब मिलकर के डिसाइड करते हैं एसिडिटी। एक अगर ऑर्डर होता ना तो एक लाइन में मैं बोल देता कि इससे देख लो, बात खत्म हो जाती, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, पढ़ाने की जरूरत नहीं थी इनकी। जब अपन पीके की वैल्यू निकालते ना तो पीके की जो प्रैक्टिकल वैल्यू आती है उन प्रैक्टिकल वैल्यू के बेसिस पे, समझ में आ रही बात? इसलिए अब मैं आपको यहां पर कुछ कुछ बातें बताऊंगा, उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे मतलब आपको याद रखना है, सर ये कैसे हुआ, अरे इसकी वैल्यू है प्रैक्टिकली कैलकुलेट की हमने। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, इधर देखो, तुमको सब धीरे धीरे समझ में आएगा। आप लोग क्या सोच रहे हो पता है, सर एक रूल हो जाए उससे आंसर आ जाए, ऐसा नहीं है। अगर वो होता तो आसान होता। इसका आंसर क्या है जल्दी बताओ। अब ये इनऑर्गेनिक का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है यार। चलिए, बहुत सारे लोगों ने सही लिखा है, लेकिन एक बात बताओ यार, H माइनस और F माइनस में से ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए था? हाँ, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो F है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। पर आंसर ऐसा क्यों आ रहा है, HI सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है? साइज, वेरी गुड। अब क्या हुआ पता है, यहां पर जो HI बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना ड्यू टू साइज, तो यह सबसे वीक है। और जब सबसे वीक है अगर मान लो तो ये ज्यादा आसानी से टूट जाएगा। अब सुनो, हमको क्या करना पड़ता है, हमको लगाना पड़ता है पूरा हिसाब किताब। अब बहुत समझदारी से मेरी बात सुन लेना, क्या हिसाब किताब लगाना पड़ता है। सबसे पहले मैं बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, उसमें एनर्जी कितनी लग रही है, वो मेरा खर्चा है। सबसे ज्यादा मैंने क्या बोला कि जो मेरे को बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लग रही है वो मेरा खर्चा है। फिर इसके बाद में उस एनायन के बनने के बाद उसके अंदर जो स्टेबलाइजेशन है उसमें एनर्जी लिबरेट होती है, उसका जो सॉल्वेशन होता है मीडियम से उसमें एनर्जी लिबरेट होती है, ये मेरा प्रॉफिट है। खर्चा प्रॉफिट का हिसाब करेंगे और वो हिसाब जिधर जाएगा वो आंसर डिसाइड करता है। अगर वो आसानी से टूट जाएगा तो कम स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी ने एसिडिक की बात हो रही है, एसिडिटी की बात हो रही है, स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। तो अब क्या होगा कि ये जो हिसाब है ये हिसाब तो हम कर नहीं सकते भैया, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज तो है नहीं। हिसाब कहां से लाएंगे यार, हिसाब करने के लिए तो हमको हर चीज की वैल्यू चाहिए और हर एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कहां है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टैंडर्ड ऑर्डर लिखेंगे जो हमें कुछ हद तक मदद करेगा और उसके अलावा हमको क्वेश्चन करते समय बाकी पैरामीटर्स काम करने हैं। तो जो मैं ऑर्डर बता रहा हूं, क्योंकि हमें तो ऑर्गेनिक की बात करना है इसलिए ऑर्गेनिक को ज्यादातर मैं टारगेट कर रहा हूं यहां पे, और ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर भी कर दिया है। मतलब मैं अगर ऑर्डर नहीं भी लिखवाऊं तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने मॉर्निंग में आपको पीडीएफ भेजा है, 1 मिनट में देख लेता हूं, अगर वो पीडीएफ एज इट इज तो मैं बोर्ड पे क्यों लिखूंगा। ऑलमोस्ट वही बातें जो मैं करने वाला हूं आपसे वो सब बातें इसमें भी है, सब कुछ इसके अंदर है पीडीएफ के अंदर। अरे बात समझ में। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक स्टैंडर्ड चीज याद रखें, ये आपके पूरे ऑर्गेनिक में ढेरों जगह मदद करेगा। उसमें तो बहुत सारी वैल्यू है, वो तो आपको देखना ही है, लेकिन ये एक ऑर्डर आप याद रखेंगे तो ये हमारे ऑर्गेनिक में हमको बहुत जगह मदद करता है। दिस इज द स्टैंडर्ड एसिडिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड जो मैं 80% जगह पर यूज करूंगा।
इसके अलावा भी है, पर ये आपको याद हो जाना चाहिए। H2O 2 बार, अच्छा हाँ, एक्चुअल में वो H2O नहीं है, वहां पे आएगा ROH। ROH का मतलब मिथेनॉल अलग है और बाकी अल्कोहल अलग है। ये बहुत जगह काम आएगा, मतलब वो जो ऑर्डर है ना इसमें पीडीएफ में, वो आपको याद नहीं भी है तो दिक्कत नहीं है। अरे बात समझ में, ये एसिडिटी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको मैं जब भी कुछ समझाने जाऊंगा ना बच्चों, रिएक्शन के बीच बीच में, इसकी मुझे मदद लगेगी। पीके कम मतलब एसिडिटी ज्यादा, बिल्कुल सही है। तो आपके पास में जो मैंने, बेटा फिर ऐसे तो अपन क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे ना, तो अपन ने जो पीडीएफ लिखा है सुबह शेयर किया पूरा बन जाएगा। मैंने क्या बोला कि इसकी हमको जरूरत होती है, तो क्योंकि हम इसको बार बार यूज करेंगे इसलिए सिर्फ इतना, ज्यादा बढ़ाऊंगा तो फिर याद ही नहीं होगा आपको, और बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे ही याद किया जाता है और कोई तरीका नहीं है। तो इतना आप कम से कम याद करके रखें ताकि आप इसको यूज करते समय कंफर्टेबल रहे, ये मेरा आपसे कहना है प्लीज। ठीक है, किस ग्रुप में पीडीएफ है, आपके सभी जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें पीडीएफ दे दिया है मैंने सुबह। अब जो लोग इस टाइप की बातें पूछते हैं, इसका मतलब या तो उन्होंने ग्रुप ही नहीं देखा है या उनको पता ही नहीं है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मतलब वो कहां से आईडी लेके आए भगवान जाने, क्योंकि आपके ग्रुप से आईडी आपको मिलती है और वहीं पे मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। यस, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं, जो हमने पीडीएफ बनाया है। हमको क्या करना है, हमको एसिडिटी कंपेयर करना है। मुझे लगता है कि आपको आसानी से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए सॉल्व करके। जब दोनों में बॉन्ड सेम होंगे, यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है, लेकिन ये वाला जो है हमारे पास का माइनस आई कैरेक्टर ज्यादा है। दूसरा ये रेजोनेंस भी है, तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, जरा ध्यान दो इधर। अगर मैं इसको ऐसा लेके चलूं, ये रेजोनेंस में गया। आपको पता है ये जो रेजोनेंस बनाते समय मैं जो एरोस बनाता हूं, ये क्या बताने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट का डायरेक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में ये जो एरो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट का डायरेक्शन बताता है। अब ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब डिफरेंस देखो, रेजोनेंस के बाद में यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पर सिंपल O है। हमने ऐसा पढ़ा था क्या, पॉजिटिव आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव आता है तो घटती है, ऐसा पिछली बार मैंने लिखाया था। किसी पे पॉजिटिव आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, नेगेटिव आता है तो घट जाती है। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में दिस बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये OH बॉन्ड ज्यादा पोलर है, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है बच्चों, रेजोनेंस आपने लिख लिया होगा, ये आपने लिख लिया है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं। लिखने का काम आप थोड़ा जल्दी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ले लिया मैंने, इसमें बताइए क्या होना चाहिए ऑर्डर। गुड,
देखिए आप लोग गलतियां कर रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपको एनायन बनाना है। यहां तो सभी दो एटम सेम है ना। अब बताओ इनमें से सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये वाला ए था, ये बी था और ये सी है। सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन किस एनायन को मिल रहा है? यही तो गलती कर रहे हो ना, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। चलो इधर देखो, ए का जो नेगेटिव है उसका रेजोनेंस ए की डबल बॉन्ड से है। ए का जो नेगेटिव है उसका रेजोनेंस ए की डबल बॉन्ड से है। बी का जो नेगेटिव है उसका रेजोनेंस दो डबल बॉन्ड से है। और सी का जो नेगेटिव उसका रेजोनेंस ही नहीं है। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या बोलती है? बी सबसे अच्छा। अगर ये ज्यादा स्टेबलाइज है इसका मतलब एच बी, एच ए और एच सी ये ऑर्डर होना चाहिए। कार्बन एनायन जब बना देंगे तो एनायन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन अपने को चेक करना है। अब आपने लिखा नहीं आया समझ में, लेकिन आपने अपना नाम ही नहीं लिखा तो हम आपको क्या बोले? 45 आपके फॉर्म का लास्ट नंबर। नहीं बेटा ब्रेक नहीं दूंगा मैं अब, क्योंकि अभी आधे घंटे में क्लास ओवर हो सकती है, आधे घंटे 40 मिनट में, तो अब मैं ब्रेक नहीं दूंगा। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें एनायन बनाना है और एनायन की स्टेबिलिटी चेक करना है, और एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये लिख दिया हमने। और कैसे आया वो मैंने यहां समझा दिया। इसका रेजोनेंस डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का इससे, इसका रेजोनेंस सिर्फ इससे, इससे तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ इसका रेजोनेंस इसके साथ होगा और इसका कोई रेजोनेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इस पे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग इसका आंसर सही निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने एनायन की स्टेबिलिटी के साथ में किया हुआ है। ओके, मुझे लगता है कि जब मैं यहां पे कार्बन आयन बनाऊंगा एक माइनस यहां बनाऊंगा, एक माइनस यहां बनाऊंगा, एक माइनस यहां बनाऊंगा, एक माइनस यहां बनाऊंगा और एक यहां बनाऊंगा। इस वाले का तो कोई रेजोनेंस नहीं है, इन तीनों का रेजोनेंस है, उसमें भी मैक्सिमम रेजोनेंस है इस वाले के लिए, तो इसलिए एच ए। क्यों? क्योंकि ये इधर भी रेजोनेंस करेगा इधर भी करेगा। डी और बी दोनों का रेजोनेंस एक एक है, ये इसके साथ कर सकता है ये इसके साथ, लेकिन इसकी डिग्री 2 है इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज्यादा है उसके बाद में? बी वाले की। और उसके बाद में फिर आ जाएगा डी वाला, और उसके बाद में फिर आ जाएगा सी वाला। और हमने अभी बोला था कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है
वही एसिडिटी का ऑर्डर है। डिग्री वाला समझ में नहीं आया बेटा, 2 डिग्री और 1 डिग्री में हम एसिडिटी की बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो वह निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, इस पे आप जल्दी से सोच के बताइए मुझे। सोचिए जरा 1 मिनट के लिए। यस, तो क्या बोलते हो, निकाल लिया आंसर इसका? अब देखो इसमें पहले तो ये डिसाइड करते हैं अपन कि देखो इसमें तो दोनों आइडेंटिकल है तो कहीं से भी मान लो यहां से निकाल देंगे, इसमें भी दोनों आइडेंटिकल है तो यहां से निकाल देंगे, लेकिन इसमें ये अलग अलग है तो इसमें यहां से निकालना पड़ेगा, ये भी अपने को डिसाइड करना पड़ेगा बच्चों। अब जब अपन यहां से निकालेंगे ना तो ये दोनों तरफ रेजोनेंस में जाएगा, तो इसलिए 3, यहां पर रेजोनेंस तो एक तरफ है लेकिन इसके लिए ये पूरा भी तो माइनस आई का काम करेगा, और माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाता है 2, और ये जो हमारे पास में है ये आखिरी में आएगा। चलिए तो एक और आप लोगों के साथ में बात करना है, मैं समझ गया हूं बेटा, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज है। एक्चुअल में क्या है कि अभी हमने डिसाइड किया है सर के साथ में अगली क्लास हमको एक और लेनी पड़ेगी, क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों ही पढ़ाना है, बेसिसिटी भी है काफी और एसिडिटी में भी बहुत सारे केसेस हैं, है ना। तो आज तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अगले वीक में हमको फिर एक दिन और क्लास लेनी पड़ेगी, इसलिए नहीं बेटा बहुत सारे देखो एक्चुअल में क्या है, अगर समझ में ही नहीं आएगी चीजें और जितनी हमको अभी क्लासेस में जरूरत है वो हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि हम इसको एक और क्लास आगे डिस्कस करें, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको यहीं पर बंद कर रहा हूं क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस हैं और नेक्स्ट क्लास आगे हम अरेंज करेंगे और उसको वो करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग आराम से जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसे इस बार मिली थी ना वैसे मिल जाएगी आप लोग को, ठीक है बच्चों। चलिए बाय।